वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। भारत में जो भूमि सुधार होते हैं उसके संबंध में चर्चा कर लेते हैं। भूमि सुधार का मतलब क्या है, जमीन को कैसे सुधारेंगे। तो जमीन से संबंधित जो कानून है, जमीन से संबंधित जो प्रथाएं हैं, उनमें एक बड़ा बदलाव करके और इसमें भूमि का जो कृषि भूमि है उसका विशेष तौर पे पुनर्वितरण करने पर बल दिया जाता है। सरकार के समर्थन से ये सारा काम होता है और कृषि भूमि में सुधार लाने के लिए भूमि सुधार नीति को अपनाने पर बल दिया गया। तो ये प्लान पीछे से ही चला आ रहा है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस बात की घोषणा की कि आज़ादी प्राप्त होने के तुरंत बाद भूमि सुधार को लागू किया जाएगा और आज़ादी जैसे ही प्राप्त होती है तो कृषि क्षेत्र में विकास करने के बाद भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले भूमि सुधार कार्यक्रम को शुरू किया जाता है अपने वादे के मुताबिक। और इस कार्यक्रम के द्वारा सरकार ने भूधारण व्यवस्था में व्याप्त वर्तमान दोषों और कमियों को दूर करने का यत्न किया, क्योंकि जो पहले का सिस्टम था, मतलब लैंड का मैनेजमेंट सिस्टम था, उसमें तमाम खामियां थी। वो अपने तरीके से बनाया गया था, अंग्रेज़ों ने अपने तरीके से उसको डिज़ाइन करवाया था। लेकिन अभी उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया गया और जब कार्यक्रम ये चलता है तो इसमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया जाता है, क्योंकि ये शोषण पर आधारित थी। इसके अलावा राज्य तथा किसानों के बीच में अब प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गया ताकि किसानों का किसी भी विधि शोषण न हो पाए। आर्थिक आकार की जोतों का निर्धारण और निर्माण करना, बिखरी जोतों की चकबंदी करना ताकि उससे पूरा जो सही भूलेख है या जमीन की स्थिति है उसकी जानकारी और किसानों को भी पूरा फायदा मिल सके। तो चकबंदी इसीलिए होती है। इसके अलावा सुरक्षित काश्तकारी, उचित लगान की व्यवस्था, जोत की उच्चतम सीमा का निर्धारण और भी कई सारे इस तरह के कार्यक्रम थे जिनको कि शामिल किया गया और एक बड़ा सा प्लान बनाया गया, अम्ब्रेला प्रोजेक्ट बनाया गया। भूमि सुधार का तात्पर्य क्या होता है आपने देख ही लिया है। इसमें ये स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि भू स्वामित्व का उचित और न्यायपूर्वक जो वितरण है उसको सुनिश्चित। ब्रिटिशों के समय में बहुत सारी भू राजस्व प्रणालियों को शुरू किया जाता है, आप जानते ही हैं। इसमें जमींदारी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी थी, महालवाड़ी थी और इन सभी का उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूलना। जन कल्याण से इनका दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं था, क्योंकि आप जानते ही हैं यूरोपीय आए ही किस लिए थे। ये शोषण करने आए थे, यहाँ से ले जाने आए थे। यहाँ देने का कोई पर्पज़ तो था नहीं, न मानसिकता ही थी। तो इससे अधिकतम राजस्व वसूली का ही कॉन्सेप्ट निकल कर आता था। तो इसीलिए देश आज़ाद होने के बाद अब जनता के कल्याण के लिए आवश्यक हो गया था कि इन चीज़ों को यहीं पर ड्रॉप किया जाए। तो आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि अब भूमि सुधार होते हैं तो दो तरह के सुधार होते हैं, मतलब दो तत्वों पर कृषि का जो सुधार है या कृषि भूमि का सुधार है वो निर्भर करता है। पहला तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म होता है, दूसरा टेक्निकल रिफॉर्म होता है। संस्थागत सुधार यानी जो इंस्टीट्यूशनल स्तर पर होता है उसमें क्या है, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाता है, साथ में जो बिचौलिए हैं उनका समापन, मतलब जो किसान है उनसे जो सरकार है उसका सीधा संबंध स्थापित हो जाता है। भू स्वामित्व यानी जमीन का मालिकाना हक किसानों को दे दिया जाता है, जो कि उसके वास्तविक हकदार होते हैं। खेतों के आकार को सुधारने के लिए हदबंदी और चकबंदी की जाती है। सहकारी और सामुदायिक कृषि को बढ़ावा दिया जाता है। लगान को कम किया जाता है ताकि आसानी से उसे चुकाया जा सके और किसानों पर बोझ न पड़े। भूधारण अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। ये सब संस्थागत सुधार होते हैं। तकनीकी स्तर पर क्या होता है, तो खेती का मॉडर्नाइजेशन किया जाता है। बीजों की उन्नत किस्म का मतलब आवंटन किया जाता है। पहले तो उन्नत किस्म को मंगाया जाता है। उन्नत किस्म के उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है। नए नए जो टेक्नोलॉजी और उपकरण हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। भंडारण व्यवस्था को मजबूत किया जाता है। अब इतना सारा अनाज आप पैदा कर लेंगे तो रखेंगे कहाँ, सड़ जाएगा ना। तो उसके लिए अच्छी भंडारण व्यवस्था होनी चाहिए और उतनी ही अच्छी विपणन व्यवस्था भी होनी चाहिए। उस अनाज की जो खरीद फरोख्त का काम है उसका अगर ठीक ढंग से मैनेजमेंट नहीं किया गया तो किसानों को फायदा ही नहीं मिलेगा और खाद्यान्न देश को पूरी तरह से लाभान्वित नहीं कर सकेगा। तो उसका भी उचित प्रबंधन आवश्यक है। तो ये सारे काम इसमें किए गए। अब जो भूमि सुधार है, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा 3 कदम उठाए जाते हैं। पहला तो एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। ये जो इंटरमीडिएटरीज थे, मतलब मध्यस्थ थे, बिचौलिए, इनकी वजह से अच्छा खासा चूना किसानों को भी लगता था और सरकार को भी, और मालामाल रहते थे। ये बीच में अपना प्रॉफिट रखकर ये कालाबाजारी तक जैसा जो काम है इस पर उतर जाते थे। लंबे अरसे से जो व्यवस्था अपने देश में कर वसूली या राजस्व के लिए चलती आ रही थी उसमें जमींदारी, अब इसमें बीच में इंटरमीडिएट का काम कौन करता था, जमींदार। सरकार और किसानों के बीच में मध्यस्थ होता था जमींदार। महालवाड़ी में एक पूरा महाल होता था, उसका कोई एक वर्चस्व वाला स्वामी होता था जो कि किसानों का जितना लगान वसूली का काम है वो करके और सरकार को सौंपता था। हाँ, रैयतवाड़ी में सीधा संबंध था, लेकिन सरकार ही यहाँ पे शोषण वाली थी। लाभ पहुँचाना तो उद्देश्य था नहीं, तो वहाँ और ज़्यादा शोषण की स्थितियाँ बढ़ जाती थी। तो इसमें बिचौलियों का समापन, ये पहली चीज़। दूसरा, काश्तकारी सुधार, टेनेंसी रिफॉर्म।
इसमें 3 काम किए जाते हैं। एक तो लगान का नियमन किया जाता है, उसे रेगुलेट किया जाता है, मनमाना नहीं वसूल सकते। बटाईदार जो हैं, जो कि बटाई पर काम कर रहे हैं, उनके हितों का रक्षण किया जाए और काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार दिया जाए। ये 3 सुधार में, मतलब काश्तकारी सुधार में ये 3 चीज़ें आती हैं। इसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब इसमें तर्क संगत प्रावधान के अंतर्गत एक तो भूमि का पुनर्वितरण है, फिर चकबंदी है, फिर सहकारी कृषि है ना, ये सब कुछ यहाँ पर शामिल किया जाता है। अब हम हरित क्रांति को देख लेते हैं। हरित क्रांति का जिक्र पीछे काफ़ी बार आया है, लेकिन इसे हमने सेपरेटली नहीं देखा है। तो 1960 के दशक के आरंभिक चरण में खेती में कुछ नई तकनीकों की शुरुआत होती है, जो कि दुनिया भर में हरित क्रांति के नाम से विख्यात होती है। और इन तकनीकों का प्रयोग पहले गेहूं की खेती के लिए तथा दूसरे दशक में, पहले क्या होता है, गेहूं पर फोकस किया जाता है, गेहूं की पैदावार बहुत अच्छी तरह से बढ़ती है और उसके बाद धान की खेती पर भी यही सेम चीज़ जो है इसको अप्लाई किया जाता है। फ़ायदा इसका पहुंचता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा गेहूं को मिलता है। और इन तकनीकों के द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में जो क्रांति आती है, तो उत्पादन का स्तर अच्छा खासा बढ़ता है, मतलब 250% से भी ज़्यादा उत्पादन बढ़ जाता है। ये जो इम्प्रूवमेंट होती है, ये चौंकाने वाली होती है। हरित क्रांति के पीछे सबसे बड़ा हाथ एक जर्मन साइंटिस्ट थे, ये एग्रीकल्चर के स्पेशलिस्ट थे और इनका नाम आप जानते हैं, नॉर्मन बोरलॉग। इनकी नागरिकता जर्मनी की थी और ये 1960 का जो डिकेड था उसकी शुरुआत में मैक्सिको जाते हैं, ठीक है। और मैक्सिको में ब्रिटिश रॉकफेलर फाउंडेशन की स्कॉलरशिप पर ये अनुसंधान कर रहे थे, इन्हें फंड प्राप्त हुआ था, पैसा प्राप्त हुआ था और ये रिसर्च कर रहे थे। अब बोरलाग के द्वारा विकसित उन्नत किस्म के गेहूं के बीजों के द्वारा उत्पादकता जो है उसको बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ पाया गया। इसका फायदा बहुत सारे देशों ने लिया और 1970 में नॉर्मन बोरलॉग ने, यहाँ आप देखें, उच्च उपज देने वाली किस्मों, मतलब जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हैं, इन्हें HYV कहा जाता है, तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी जानते रहिए। तो इनको विकसित करने के लिए काफ़ी बड़ा काम किया था। और ये जो समय है ना 1970, काम तो पीछे से किया था, 1970 का जो टाइम है उस समय इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। अब चूंकि एग्रीकल्चर का कोई नोबेल होता नहीं है और खाद्य सुरक्षा को मजबूत ये कर रहे थे, चूंकि तो खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी तो दुनिया में शांति बहाल होगी, तो ये शांति वाला ही काम है ना, तो कनेक्शन जुड़ गया, इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। और आप देखें, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया। तो भारत में हरित क्रांति के प्रणेता यही थे और पूरी दुनिया में नॉर्मन बोरलॉग को आप जान लीजिए। अब यहाँ 1943 की बात करें तो भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न संकट से पीड़ित देश था। भारत जैसा उर्वर भूमि युक्त देश, अनेक आर्थिक संपदाओं से सज्ज देश, और वो आर्थिक संकट झेल रहा था और आर्थिक के साथ साथ खाद्यान्न संकट झेल रहा था। सोने की चिड़िया कभी कहा जाता था और इस समय सब कुछ मतलब हमसे छीन लिया गया था। तो ये एकदम से विकराल दशा थी। बंगाल लगातार अकाल से जूझ रहा था। अकाल की स्थिति इतनी बुरी थी कि लोग भूखों मरते थे और जहाँ गिरकर मरते थे वहीं पड़े रह जाते थे। उनके परिजनों के पास इतना सामर्थ्य नहीं होता था कि वो उनका अंतिम संस्कार कर सके। तो ये सारी बातें हैं और 4 मिलियन लोग भूख के कारण मारे गए। आप समझ लीजिए, आज के समय में जो हम खाना बर्बाद करते हैं ना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर सिर्फ वीडियो बनाकर उसके बाद फेंक देते हैं खाना डस्टबिन में, नतीजा क्या है? खाद्य सुरक्षा को इससे कमजोरी मिलती है। तो अभी भी दुनिया में भुखमरी है। हमारी जैसी स्थिति जो 1943 में थी अभी भी दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में है और हमारी भी हो सकती है अगर हमने चेता नहीं तो 4 मिलियन लोग भूख के कारण मारे गए। और 1947 में आज़ादी के बाद, मतलब 1947 में जब आज़ादी मिलती है तो उसके बाद से लेकर 1967 तक, ये एक लंबा गैप है, तो यहाँ तक बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया। आपने पीछे पंचवर्षीय योजनाओं को देखा है, उसमें पाया कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है वहाँ तो आधारभूत संरचना और कृषि को बल दिया गया। दूसरे वाले में हमारा जो फोकस है वो उद्योगों की ओर हो गया। नतीजा क्या होता है कि औद्योगिक विकास के चक्कर में अभी हम पूरी तरह से मजबूत हो ही नहीं पाए थे, तब तक बाहर से हमले शुरू हो जाते हैं, सूखा पड़ जाता है, तमाम तरह की दिक्कतें बीच में आ जाती हैं। तो हमें ये आभास हो जाता है उस संकट से बाहर आने के बाद कि पहले अपनी बैकबोन को मजबूत करना आवश्यक है, क्योंकि जब हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी तो हम सीधे तनकर खड़े हो पाएंगे, चाहे कितनी भी मार ऊपर से पड़े। तो इसलिए खेती के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया और उसका फायदा भी होता है। तो ये चीज़ हमने देखी। अब भारत में जो हरित क्रांति है वो मोटे तौर पर गेहूं क्रांति है, क्योंकि गेहूं का ही सबसे ज़्यादा इसमें उत्पादन बढ़ता है। और वर्ष 1967-68 का जो टाइम था और साथ में 2003 से 4 के बीच में गेहूं का उत्पादन 3 गुना बढ़ गया, जबकि अनाजों मतलब बाकी अनाज जो है उनमें उत्पादन की वृद्धि दर सिर्फ 2 गुनी थी। तो गेहूं ने सबको ढक लिया। अब आज के समय में एक बार फिर से गेहूं का संकट जो है वो देश के सिर पर मंडरा रहा है, और मंडरा रहा है बल्कि नहीं, आ चुका है। आप देखेंगे जितने सार्वजनिक वितरण के केंद्र होते हैं, दुकानें होती हैं, वहाँ गेहूं की किल्लत है। इससे पता लगता है, और गेहूं के भाव जो है वो आसमान छू रहे हैं, इससे पता लगता है कि गेहूं का संकट किस लेवल तक जा सकता है और मौसम की स्थिति आप देख रहे हैं।
तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो वही पुरानी वाली क्रांति हमें एक बार फिर से लानी पड़ेगी। और दिक्कत यह है कि अब मौसम का भी साथ पहले जैसा नहीं मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि खाद्यान्न संकट कहीं गया नहीं है, बस हमसे थोड़ा सा दूर है और इंतजार कर रहा है कि हम कहीं से भी कमज़ोर पड़े और हमारे ऊपर हावी हो जाए। तो हमें बहुत सतर्क होकर चलने की आवश्यकता है। इसके बाद आप देखें कि भारत में जो हरित क्रांति है उसके जनक स्वामीनाथन सदाबहार क्रांति की आवश्यकता का इन्होंने अब आह्वान किया कि भाई अब सदाबहार क्रांति पर बल देना चाहिए। हमें सिर्फ गेहूं पर फोकस अपना नहीं रखना चाहिए या धान पर नहीं, हर चीज़ जो कि फसल के रूप में देखी जाती है उसका उत्पादन हमें बढ़ाना है। ठीक। और सदाबहार क्रांति के तहत परिकल्पना यह है कि उत्पादन की वृद्धि केवल उन्हीं उत्पादों पर नहीं फोकस होनी चाहिए। यहाँ देखें, यहाँ थोड़ा सा दूसरे ढंग से कहा गया है कि उत्पादकता में वृद्धि केवल उन्हीं उत्पादों की होनी चाहिए जो कि पर्यावरण के लिहाज से सुरक्षित, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से टिकाऊ हों। इससे पहले जो उत्पादन का हमारा ढांचा था उसमें हमने सिर्फ प्रोडक्शन यानी जो उत्पादन है उसी पर ध्यान दिया। बेहिसाब फर्टिलाइजर खेत में झोंको, उन्नत किस्म के बीज डालो और ज़मीन से जो कुछ प्राप्त हो रहा है उसको खूब बेहिसाब एक्सप्लोट करो, दोहन करो। नतीजा क्या होगा? ज़मीन जल्दी ही बेकार हो जाएगी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, उतना ज़्यादा कीटनाशक इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए स्वामीनाथन ने कहा कि अब समय आ गया है, चूँकि हमने पर्याप्त उत्पादन कर लिया है और हम अच्छी स्थिति में आ गए हैं, तो अब सचेत होने का समय है कि हम उन चीज़ों को थोड़ा कम करें जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रही हैं, उन चीज़ों की प्रोडक्टिविटी को धीमा करें और उस चीज़ को तवज्जो दें जो कि पर्यावरण के लिए अच्छी है। ठीक बात है। और हरित क्रांति का जो पहला चरण है उसमें लगभग 1960 का जो दशक था वहाँ से लेकर, मतलब उसका जो मिडिल था वहाँ से लेकर 1970 के दशक के मिडिल तक, यानी पूरा एक डिकेड ये भी हो गया, 10 साल हो गया। तो इसमें जो HYP यानी जो हाई यील्डिंग वाले बीज थे, वैरायटी थी ऐसी बीजों की, इसका प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे जो समृद्ध राज्य हैं वहीं तक सीमित था, उससे आगे जा ही नहीं पाए। और गेहूँ पैदावार करने वाले ये क्षेत्र थे, तो यहाँ गेहूँ की पैदावार अच्छी खासी होती है। जो दूसरा चरण आता है ये 1980 के दशक के मध्य तक चलता है, 10 साल का ये भी रहता है। तो इसमें जो उच्च पैदावार वाले बीज थे वो कई राज्यों तक पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो पहुंच है वो एकदम से छोटे किसानों तक बहुत बाद में होती है, तब तक बहुत देर हो गई रहती है। तो ये मामला है। इसके बाद जो अगला मुद्दा हमारा है वो दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड है, श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण विकास कार्यक्रम था। चूँकि आप जानते हैं कि किसान जो है वो 24 घंटा खेती का ही काम नहीं करता है, साथ में वो कुछ साइड वाला अपना काम करता है जिससे कि उसकी इनकम बढ़ती है। तो इसीलिए कहा जाता है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। ठीक है। तो ये जो एलाइड सेक्टर्स हैं, मतलब साथ में चलने वाले सहवर्ती उद्योग होते हैं या उद्यम होते हैं, क्षेत्र होते हैं, ये किसान की आय को बढ़ाने का काम करते हैं। और किसान सुखी होगा तो देश सुखी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये जो ऑपरेशन फ्लड था ये दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाया गया था, इसको सफ़ेद क्रांति कहा जाता है। ये सब चीज़ें आप जानते हैं। नई बात क्या है या जानने योग्य इसमें ध्यातव्य क्या है कि ऑपरेशन फ्लड भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसे कि NDD भी कहा जाता है शॉर्टकट में, इसके द्वारा शुरू किया गया था। और ये ग्रामीण विकास कार्यक्रम था, ये तो हमने देख ही लिया है। शुरुआत होती है 1970 में। वर्गीज कुरियन इसे मतलब ये जो है इन्हें भारत में व्हाइट क्रांति या सफ़ेद क्रांति का पिता कहा जाता है। गुजरात का जो आनंद है या आनंद आप कह लीजिए, तो इसमें स्थानीय किसानों को जब दूध का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था, ध्यान से देखिएगा, दूध का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल के द्वारा गुजरात का जो कैरा आनंद है वहाँ के किसानों के समूह के माध्यम से अमूल नाम से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की जाती है। ये कोऑपरेटिव संस्था थी। आप सोच लीजिए कब स्थापित की गई थी और आज किस स्थिति में है। आज एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गई है ना। तो इसकी शुरुआत बहुत ही ज़मीनी स्तर पर होती है और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का अमूल्य योगदान और उस समय की गवर्नमेंट का अमूल्य योगदान रहता है। अब इसके बाद आप देखें, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने डेयरी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, गोपाल रत्न पुरस्कार, इस तरह की जो पुरस्कार हैं, एक ही पुरस्कार नहीं कई सारे इस तरह के अवार्ड आते हैं। जो मुख्य है उसको आप देख रहे हैं, तो इसको शुरू करने की घोषणा ये करते हैं। यहाँ पर ई गोपाला का नाम लिखा हुआ है। ये ई गोपाला एक एप्लीकेशन है, असल में प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उत्पादक पशुधन के माध्यम से धन का सृजन करना, यही इसका उद्देश्य है। और यह किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक समग्र नस्ल सुधार, बाजार और सूचना पोर्टल के तौर पे काम करता है। इसके बाद डेयरी विकास पर राष्ट्रीय कार्य योजना, ये 2022 की है। इसमें किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य है कि दूध का उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम है, पशुओं में जो फुट एंड माउथ डिजीज़ FMD होती है उस पर रोकथाम के लिए, इसके अलावा जो ब्रूसेलोसिस है उसको नियंत्रित करने के लिए इसे शुरू किया गया था। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन को भी आप लगे हाथ देख लीजिए। इसे वर्ष 2019 में एकीकृत पशुधन विकास केंद्रों के रूप में 21 गोकुल ग्राम स्थापित करने के लिए लॉन्च किया गया था।
ये जो पशुधन विकास केंद्र हैं, इन्हें 21 गोकुल ग्रामों के तौर पे संरचनाबद्ध किया गया था और ये मिशन था राष्ट्रीय गोकुल मिशन, उसी के अंतर्गत ये सारा काम हो रहा था। समय आप ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन फ्लड ने डेयरी उद्योग से जुड़े हुए यानी दुग्ध उत्पादन से जुड़े हुए किसानों को उनके विकास में एक नई दिशा देने में सहायता की और कई सारे जो सृजित संसाधन है उसका लाभ किसानों को मिलता है। राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड देश के दूध उत्पादकों को 700 से अधिक शहरों और नगरों के उपभोक्ताओं से जोड़ता है। सिर्फ उत्पादन ही बड़ी बात नहीं होती है, खरीदार भी होना चाहिए और सही मूल्य मिलना चाहिए साथ साथ, ये भी है। तो उन सब की व्यवस्था यहाँ पर होती है और इसके परिणाम स्वरूप दूध के मूल्यों में होने वाले मौसमी और क्षेत्रीय परिवर्तन काफ़ी कम हो जाते हैं और यह सुनिश्चित होता है कि उत्पादकों को नियमित आधार पर पारदर्शी तरीके से उचित बाजार मूल्य मिलता रहे। ऑपरेशन फ्लड की आधारशिला दुग्ध ग्राम, यहाँ माफ कीजिएगा, ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के आधार पर शुरू होती है, मतलब सहकारी लेवल पे इसे शुरू किया जाता है और ये समितियाँ उत्पादकों से दूध खरीदती हैं, उन्हें ज़रूरी जानकारी और सेवाएं देती हैं और उन्हें आधुनिक प्रबंधन और प्रौद्योगिकी सुलभ कराती हैं ताकि वो आराम से अपना काम कर सकें। और इसका उद्देश्य क्या है ऑपरेशन फ्लड का? तो दूध उत्पादन में वृद्धि, मतलब मिल्क फ्लड, दूध की बाढ़ आए, दूध की नदियाँ बहें, और ग्रामीण क्षेत्र की आय में वृद्धि, उपभोक्ताओं को उचित दाम में, मतलब एक वाजिब मूल्य जो है उसमें दूध उपलब्ध कराना, साथ साथ जो विक्रेता है उनको भी उचित कीमत दिलवाना, उनका अधिकार दिलवाना, ऐसा ना हो कि औने पौने दाम उन्हें अपना दूध या अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचना पड़े। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी। जब बात खेती की हो रही है तो हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की चर्चा न करें, ऐसा नहीं हो सकता। आप देखें एमएसपी 2009 से कृषि लागत और मूल्य आयोग, यहाँ ध्यान से देखिएगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP इसे शॉर्टकट में कहा जाता है, तो इसकी सिफारिशों पर तय किया जाता है और ये 22 फसलों के लिए होता है, कुल मिलाकर 23 वस्तुओं के लिए होता है और कृषि लागत और मूल्य आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका जिक्र संविधान में है, 1965 में ये बना था और 66-67 में पहली बार एमएसपी गेहूं को दिया गया था। सबसे पहला जो एमएसपी मिलता है वो गेहूं को मिलता है। स्वामीनाथन समिति का गठन होता है 2004 में और इसी समिति की सिफारिश पर 2018-19 से उत्पादन लागत को कम से कम 1.5 गुना बढ़ाने का काम किया जाता है। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं। 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और एक उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। वर्तमान की स्थिति यही है। गन्ना के लिए उचित और लाभकारी मूल्य यहाँ आप देख रहे हैं, ये CACP केंद्र सरकार और राज्य परामर्श मूल्य जो है, मतलब राज्य सरकार के आधार पे किया जाता है, यानी केंद्र और राज्य दोनों इसमें अपना जो कार्य है उसको करते हैं। भारत में गन्ने के मूल्य का आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी ECA 1955 वाला जो है, उसके तहत जारी गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के जो वैधानिक प्रावधान है उनके द्वारा निर्धारण किया जाता है। ये गन्ने के मूल्य के निर्धारण की बात हो रही है, ठीक है। और 2018 की बात है, एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट लॉन्च होता है जिसका नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ये PM आशा के नाम से शॉर्टकट में जाना जाता है, आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है। तो इसमें किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी रिटर्न में बढ़ोतरी की जाएगी ताकि उन्हें फ़ायदा मिले। और अम्ब्रेला प्रोजेक्ट जो है, इसमें प्रायोगिक आधार पे कई सारे सब प्रोजेक्ट होते हैं। अम्ब्रेला का मतलब है एक छाता जैसी योजना है बड़ी सी, उसके अंदर बहुत सारे लोग खड़े हैं वर्षा से बचने के लिए। तो 3 उप योजनाएं इसमें है, एक तो मूल्य समर्थन योजना है, दूसरी मूल्य अंतर भुगतान योजना है, ठीक है, इसे PDPS कहा जाता है, और निजी खरीद और भंडारण योजना है, ये सबसे लास्ट में है। ये 3 इसमें शामिल। अब भारत में बैंकिंग को देख लेते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम बैंकों का उल्लेख नहीं करते हैं तो जो मैटर है वो अधूरा रह जाएगा। देखिए, बैंक एक वित्तीय संस्था है और इसका प्राथमिक कार्य होता है खातों में जमा पैसे का इस्तेमाल करना, ऋण देना। ग्राहक का पैसा सुरक्षित रहता है और वो सर्कुलेट करता है, एक जगह रखा नहीं रहता है। और बैंकों के रेगुलेशन का काम करता है बैंकों का बैंकर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आधुनिक काल में भारत की बैंकिंग की शुरुआत होती है 1770 में। ये पुराना मामला है, काफ़ी पीछे से चल रहा है, 1770 की बात है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना होती है और ये यूरोपीय प्रबंधन के तहत, ऑब्वियस सी बात है कि उस समय प्रबंधन जिसका रहा होगा उसी की सरकार थी, ठीक है। तो यूरोपीय प्रबंधन के तहत कलकत्ता में पहला बैंक स्थापित होता है और जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1786 में। ये एक के बाद एक जो शुरुआती कदम है उनकी बात की जा रही है। उसके बाद भारत में सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक जो है ये 1806 में बैंक ऑफ बंगाल के नाम से स्थापित होता है। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, ये भी अपने वजूद में आते हैं। यहाँ आपने देखा। और वर्ष मतलब ये जो वर्ष था, इसी में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज कर दिया जाता है। यहाँ देखें, जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक आपने शुरुआत में देखे हैं ना, उनको एक में मिक्स कर दिया जाता है और उसके बाद एक नया बैंक सामने आता है जो कि है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया।
और बाद में 1 जनवरी 1955 की तारीख है आज़ादी मिलने और संविधान लागू होने के बाद इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और इसे नाम दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। 1863 बैंक ऑफ अपर इंडिया, 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है और ये भारत के सबसे पहले ज्वाइंट स्टॉक बैंक थे, ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है। 1881 भारत मतलब पहला भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंक जो है ये अवध कमर्शियल बैंक के नाम से स्थापित होता है। ये सीमित दायित्व वाला पहला भारतीय बोर्ड द्वारा प्रबंधित बैंक था, मतलब इसे भारतीय बोर्ड जो था, भारतीयों का जो बोर्ड था वो कंट्रोल कर रहा था। और इसी क्रम में 1894 में पहली पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाले बैंक के तौर पे पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना होती है और भारतीयों के पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन वाला जो पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आजकल खस्ता हाल है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1911 में। तो ये सारा मामला हमने देखा। अब आइए देखते हैं आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देखना आवश्यक हो गया है। ये भारत का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है और ये सभी बैंकों का बैंकर है, बैंकों का संचालक है, आप मोटे तौर पे कहें तो बैंकों का बाप है। और इस बैंक के संस्थापकों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी थे, सिर्फ यही नहीं। ठीक है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के माध्यम से होती है। ये जो समय है ना, तारीखें, ये आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1949 में जनवरी की पहली तारीख, यानी नए साल के पहले दिन। बैंक की कार्य पद्धति या काम करने की शैली, वही बात है, उसका दृष्टिकोण बाबा साहेब ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा था। यहाँ अंबेडकर जी का एक बड़ा योगदान था, तो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन जो था उसके सामने अपने विचारों को रखा। और 1926 में जब ये कमीशन भारत में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से आता है, तब इसमें सभी सदस्यों ने बाबा साहेब, यहाँ देखें, तब जितने भी इसके अंदर, इस ज्यूरी के अंदर सदस्य रहते हैं, उन्होंने बाबा साहेब के लिखे हुए ग्रंथ द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिनल एंड इट्स, माफ़ कीजिएगा, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, मतलब जो इंडियन रूपी है या रुपया है, कुल मिलाकर इंडियन शब्द का इस्तेमाल करना आवश्यक नहीं है, उसकी समस्या की जड़ कहाँ पे है और इसका सॉल्यूशन क्या है, इस पर आधारित इनकी किताब थी। तो उसको इन्होंने देखा, मतलब जो सदस्य थे उस ज्यूरी के, उन्होंने देखा और उसकी काफ़ी वकालत की, समर्थन किया और इस बात की पुष्टि की कि इन्होंने जो विचार व्यक्त किया है वो सही है। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरुआत में कलकत्ता में था, बाद में ये मुंबई में आ जाता है। और मुंबई में कब आता है? 1937 में। पहले ये एक प्राइवेट बैंक था। रिजर्व बैंक ऐसा नहीं कि शुरुआत से सरकारी था, पहले प्राइवेट था और बाद में जब देश को आज़ादी मिलती है, सरकार अपनी बनती है, तो उसके बाद 1949 में ये भारत सरकार का उपक्रम बन जाता है। तो वर्तमान में ये सबसे बड़ा बैंक है ना। रिजर्व बैंक के मुख्य काम क्या है? तो मौद्रिक नीति तैयार करना ये पहला काम है, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना ये दूसरा काम है। साथ में वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना ये इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना ये भी इसका काम है। मुद्रा जारी करना, उसका विनिमय करना, परिचालन योग्य अगर नहीं है तो उसे नष्ट कर देना सुरक्षित तरीके से, ये रिजर्व बैंक के जिम्मे होता है। सरकार का ये बैंकर है प्लस बैंकों का बैंकर है। साख नियंत्रित करना इसका काम है। मुद्रा के लेन देन को कंट्रोल करना ये भी आरबीआई की ही जिम्मेदारी होती है। अब यहाँ चर्चा करना आवश्यक हो गया है क्रेडिट और मॉनेटरी पॉलिसी की। मौद्रिक नीति और साख नीति क्या होती है ये जानना जरूरी है। तो मौद्रिक नीति का मतलब क्या है? केंद्रीय बैंक यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके नियंत्रण में लिखतों के उपयोग से है, जिससे कि मुद्रा और ऋण की उपलब्धता, लागत और उपयोग को नियंत्रित किया जा सके। और इसका उद्देश्य कम और स्थिर मुद्रास्फीति तथा विकास को बढ़ावा देने जैसे विशिष्ट आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करना है। तो मौद्रिक नीति का यहाँ उद्देश्य दिया हुआ है। मौद्रिक नीति समिति एक 6 सदस्यीय समिति होती है, इसके लिए कमेटी बनाई जाती है और इसका गठन केंद्र सरकार करती है। इसमें 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं और 3 जो हैं वो स्वतंत्र होते हैं, जिनको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। समिति की अध्यक्षता गवर्नर करेगा, सीधी बात है, आरबीआई का जो गवर्नर होगा वो करेगा। और इस समिति का गठन उर्जित पटेल की कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया गया था। उर्जित आर पटेल रिजर्व बैंक के खुद गवर्नर रह चुके हैं, तो उन्हीं की सिफारिश के आधार पर किया गया था। मौद्रिक नीति का मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि महंगाई को अंकुश में रखा जाए, बढ़ने न दिया जाए, और कीमतों में स्थिरता, चूंकि महंगाई को हम नियंत्रित करेंगे तो कीमतें अपने आप स्थिर हो जाएंगी। और इसके अलावा रोजगार के अवसर तैयार करना, टिकाऊ आर्थिक विकास दर का लक्ष्य हासिल करना, ये सब इसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। किसी अर्थव्यवस्था की वह नीति, ध्यान से देखिएगा, किसी अर्थव्यवस्था की वह नीति जिसके द्वारा उसमें होने वाले मुद्रा प्रवाह या प्रचलन की मात्रा विनियमित होती है, उसकी मौद्रिक या साख नीति उसे कहा जाता है। और दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं में इसकी घोषणा वहाँ के सेंट्रल बैंक के द्वारा यानी केंद्रीय बैंक के द्वारा की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी।
मौद्रिक नीति से जुड़ी हुई कुछ शब्दावलियां होती हैं, कुछ परिभाषाएं होती हैं, जैसे कि नगद आरक्षण अनुपात है, कैश रिजर्व रेशियो, जिसे कि आप CRR कहते हैं। ये होता क्या है? तो असल में ये भारत में काम करने वाले अनुसूचित बैंकों, जिसमें कि देशी और विदेशी दोनों आते हैं, उनकी सकल जमा पूंजी का अनुपात होता है। और ये जो अनुपात है ये उन्हें RBI के पास नगद रूप में रखना अनिवार्य होता है। ये वो RBI के पास नगद रूप में जमा रखते हैं। और इस अनुपात की मात्रा क्या होगी, इसको तय करने का काम रिजर्व बैंक के हाथ में होता है, जो कि 3 से लेकर 15 के बीच में होता है। अब कितना होगा उसको RBI ही डिसाइड करता है। सरकार ने एक संशोधन किया था, ये 2007 की बात है, और निचले स्तर की सीमा को समाप्त कर दिया, यानी इससे कम भी हो सकता है, 3 से कम भी हो सकता है, लेकिन निचली सीमा को पहले बनाकर रखा गया था और ये 2007 तक थी, उसके बाद समाप्त हो गई। मतलब अब ये 0 से लेकर 15 के बीच में हो सकता है। अर्थात ये भी हो सकता है कि RBI जो है वो इसमें अनुपात तय करते समय 0 भी कर सकता है, ये भी संभव है। अब मार्च 2018 की बात है, उस समय ये 4% था, और यदि इसमें 1% की वृद्धि कर दी जाती है तो भारतीय बैंकिंग उद्योग से RBI की ओर करीब 98,000 करोड़ रुपया जो है वो प्रवाहित होता है। मतलब 1% का ऊपर नीचे करने पर कितना बड़ा मुनाफा या घाटा हो सकता है, उसे आप देख रहे हैं। इसके बाद सांविधिक तरलता अनुपात है, यानी सिचुएटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR इसको कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? सांविधिक तरलता अनुपात भारत में काम करने वाले सभी अनुसूचित बैंकों, देशी और विदेशी, इनकी सकल जमाओं का वह अनुपात है जिन्हें उन्हें अपने पास रखना होता है। ठीक है, मतलब अपने पास विद्यमान रखना होता है। यह गैर नगद भी हो सकता है, आवश्यक नहीं कैश के रूप में रहे। और इसके स्तर को RBI ही फिक्स करता है, 25 से लेकर 40 के बीच में इसकी रेंज होती है। इसके बाद बैंक दर है, बैंक रेट। ये ब्याज दर, मतलब बैंक दर असल में क्या है? ये एक तरह की ब्याज दर होती है जिस पर RBI के द्वारा अपने ग्राहकों, अब ग्राहक का मतलब सरकारें हो सकती हैं, कोई गवर्नमेंट की कंपनी हो सकती है, बैंक हो सकते हैं, वित्तीय संस्थान हो सकते हैं, इतने बड़े बड़े ग्राहक RBI के पास होते हैं, तो अपने ग्राहकों को दीर्घ अवधि तक ऋण देने का काम इसी दर पर किया जाता है और इसको कहा जाता है बैंक रेट। और जो ब्याज दर RBI अपनी लंबी अवधि के ऋण पर वसूलता है उसे बैंक रेट कहते हैं, सीधी बात है। जो ग्राहक इस तरह से ऋण लेते हैं उसमें भारत सरकार कौन कौन होता है वो सब हमने देखा, उसमें कोऑपरेटिव बैंक भी हो सकते हैं और NBFC भी हो सकता है, इस तरह के और भी हैं। रेपो रेट क्या होती है? तो रेपो रेट का मतलब है कि ये भी एक ब्याज दर ही है जिसमें कि RBI के द्वारा अपने ग्राहकों को लघु अवधि ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ये शॉर्ट टर्म लोन होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता है, शॉर्ट टर्म होता है और इसको कहा जाता है रेपो रेट। ये एक तरह की पुनर्खरीद दर होती है, मतलब रीपर्चेज रेट होती है असल में, उसी का छोटा रूप है, मतलब एक बृहद नहीं है बल्कि छोटा रूप। इसके बाद रिवर्स रेपो रेट है। ये वो ब्याज दर है जिसमें RBI अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए लघु अवधि के ऋण पर ब्याज देने का काम करता है और प्रतिवर्ती रेपो रेट के तौर पे भी हम इसे देखते हैं, जस्ट उसका अपोजिट होता है। बेस रेट क्या होता है आइए देखते हैं। तो बेस रेट भी एक प्रकार की ब्याज दर ही होती है जिसके नीचे अनुसूचीबद्ध व्यावसायिक बैंक जो SCB होते हैं अपने ग्राहकों को कोई भी ऋण नहीं देंगे। मतलब एक यहाँ निर्धारित सीमा होती है जिसके नीचे अगर कोई व्यावसायिक बैंक ऋण देता है तो वो इसका उल्लंघन कर रहा है। ये एक बेस रेट होती है, इससे ऊपर ही ऋण देने का काम होता है। मतलब ये हुआ कि ये एक प्राइम लैंडिंग रेट होती है और पहले के मानदंड जो है वो PLR के आधार पे होते थे। तो मतलब जुलाई 2010 को BPLR के मौजूदा विचार की जगह ये ले लेता है, तो वर्तमान में यही चल रहा है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद तरलता समायोजन सुविधा है और ये सुविधा मतलब इसे अंग्रेजी में आप कहेंगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और इसके माध्यम से RBI रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण करने का काम करता है। अगला जो है वो क्रय प्रबंधक का सूचकांक है, आइए उसको भी देख। ये विनिर्माण क्षेत्र जो होता है उसके आर्थिक हालात का संकेतक होते हैं, ये पहली बात है। और PMI 5 मुख्य जो संकेतक है उन पर डिपेंड करता है। उसमें नए आदेश को आप रखते हैं, इक्विटी माफ कीजिएगा इन्वेंट्री स्तर जो होता है उसको रखते हैं, उत्पादन को रखते हैं, रोजगार का माहौल कैसा है इसको भी शामिल करते हैं, आपूर्तिकर्ता वितरण कैसा है उसको भी देखते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में फ़र्क क्या होता है? पहली चीज़ तो ये कि रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत जो बैंक हैं वो RBI के पास अतिरिक्त धनराशि को जमा करते हैं और इसके लिए ब्याज कमाते हैं, ठीक। और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, ये उसी का अपोजिट है। इसमें बैंक RBI से अल्पकालिक धन उधार लेते हैं, यानी यहाँ फायदा RBI को होता है और उधर जो लाभ लेने का काम है वो बैंक करते हैं। रिवर्स रेपो रेट सिस्टम में पैसे के प्रवाह को कैसे कंट्रोल करता है, ये जिज्ञासा सबके मन में आती है, तो आइए देखते हैं। देखिए, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि अगर हो रही है, ठीक है, तो बैंकों को अपने अधिशेष धन को अल्पकालिक आधार पर केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ेगा, कम से कम उन्हें इसके लिए प्रमोट किया जाएगा, जिससे कि बैंकिंग प्रणाली में तरलता खत्म होने लगती है। ये एक समस्या होती, मतलब ये हुआ कि RBI रातों रात आधार पर पात्र सरकारी प्रतिभूतियों को समपार्श्विक के खिलाफ
बैंकों से अधिशेष धन को अवशोषित करता है। मतलब ये आरबीआई क्या कर रहा है, बैंकों से अधिशेष धन को लेने का काम कर रहा है, और ये रिवर्स रेपो रेट के तहत जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी या एलएएफ होता है उसी के अंतर्गत किया जाता है। तो पीछे जो परिभाषाएं आपने देखी हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट हो रही हैं, इंटरलिंक कर रही हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार। तो बैंकिंग राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1969 की मदद से सरकार ने कुल 20 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की पूंजी वाले निजी बैंकों का तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया था। तो ये कब कब हुआ है वो आपको देखना था। और 15 अप्रैल 1980 को उस समय की जो प्रधानमंत्री थी यानी इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने 200 करोड़ की पूंजी वाले 6 बैंकों का, 6 जो प्राइवेट बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया। अब जिस अध्यादेश के जरिए इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वह था बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस। ये एक तरह का ऑर्डिनेंस बिल था और इसी नाम से ये बिल के तौर पे पास होता है, बाद में कानून बन जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है 1949 में, ये बात हमने पीछे देखी थी। और उसके बाद 1 जनवरी 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी स्वामित्व वाले बैंक के रूप में काम करना शुरू किया। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है और वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र का ये सबसे बड़ा बैंक है। और ये आप देखें घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक के तौर पे भी इसको देखा जाता है। 1955 का समय, इसमें एसबीआई एक्ट को लागू करने के साथ भारत सरकार ने 3 जो राजसी बैंक थे, शाही बैंक थे, उनको भी आंशिक तौर पर राष्ट्रीयकृत कर दिया और उसका नाम रख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के तौर पर ये सामने आता है। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का कारण क्या हो सकता है? कभी भी अगर इनका नेशनलाइजेशन किया जाता है, आजकल तो नहीं किया जा रहा है, आजकल तो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और बैंकों का मर्ज एक दूसरे में किया जा रहा है, ये भी एक काम हो रहा है। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का मुख्य कारण क्या होता है? जो बड़े व्यावसायिक बैंक हैं उनके द्वारा अपनाई जाने वाली क्लास बैंकिंग नीति, ये इसमें सबसे बड़ी वजह होती है। और राष्ट्रीयकरण होने के बाद यानी सरकार के हाथ में बैंकों का कंट्रोल आने के बाद बैंकों की खराब स्थिति तेजी से सुधरने लगती है। भारत का बैंकिंग क्षेत्र आज़ादी के बाद मुख्य रूप से निजी हाथों में था। आज़ादी जब देश को मिली थी तो उस समय प्राइवेट लोग ही यानी व्यक्तिगत स्तर पर बैंकों को चलाया जाता था। और 1947 से लेकर 55 के बीच में लगभग छोटे बड़े 300 से भी ज़्यादा बैंक बंद हो गए, क्योंकि प्राइवेट हाथ में रहने का मतलब है कि जब तक उनके पास पूंजी है तब तक तो चलाएंगे, कोई हल्का सा भी झटका लगेगा तो उन्हें ढेर होते देर नहीं लगेगी। तो सरकार जो होती है यानी केंद्र जो होता है उसके अंदर स्थायित्व होता है, तो केंद्र ने यहाँ बागडोर संभाली और उसके पीछे यही वजह थी कि बैंक जो है वो तेज़ी से दिवालिया हो रहे थे और बंद हो रहे थे। ठीक है, और जमा पूंजी भी वहाँ सबसे बड़ी बात, बैंक बंद हो तो वो तो प्राइवेट आदमी का नुकसान हो रहा है, लेकिन जो जमा पूंजी वहाँ देश के लोगों ने लगाई है वो भी डूब रही है साथ में, तो जनता का नुकसान हो रहा है और ये चिंताजनक बात थी, इसलिए राष्ट्रीयकरण किया जाता है। अच्छा, बैंकों का विलय करने की जो सिफारिश है, मतलब बैंकों की स्थिति सुधारने के उद्देश्य से, वो सबसे पहले नरसिंघम कमेटी और पीजे नायक कमेटी के द्वारा की गई थी। मतलब रिकमेंडेशन करने वाली ये दोनों समितियां थी, तो उन्हें आप देख रहे हैं। और 1986 से लेकर अब तक बैंकिंग संघ के रिपोर्ट के हिसाब से 50 बैंकों का विलय किया गया है। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय जो है वो अतीत का सबसे बड़ा विलय माना जाता है। कुछ समय पश्चात 2017 में भारतीय महिला बैंक और 5 जो अन्य बैंक थे उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया। और इस विलय के बाद एसबीआई विश्व के 50 बड़े बैंकों की सूची में शामिल हो गया। क्योंकि जिस बैंक में विलय किया जाएगा उसकी पूंजी बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर वो बड़े आकार का होता जाएगा। 2019 में विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया। तो ऐसे विलय करने का काम होता रहता है। और जो ग्लोबलाइजेशन था, उदारीकरण था, उसके बाद क्या होता है, निजी क्षेत्र को भी बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश की परमिट मिल जाती है। तो 1994 में इस तरह का पहला बैंक बनता है आईसीआईसीआई बैंक। और उदारीकरण के बाद बैंक के लिए लाइसेंस मतलब इन्हें प्रदान किया जाता है। तो लाइसेंसिंग का जो सिस्टम है उसको ढीला कर दिया जाता है, आपने पीछे देखा ही था। अब भारत में राष्ट्रीयकरण के 2 प्रमुख चरणों के पश्चात 80% जो बैंकिंग क्षेत्र है वो सरकारी स्वामित्व के अंतर्गत आ जाता है। तेजी से सरकारी मतलब राष्ट्रीयकरण बैंकों का किया जाता है, तो वो चीज़ आप देख रहे हैं। और आर्थिक सुधारों की दिशा में भारत के बढ़ते कदम के बाद सरकार ने वित्तीय वर्ष 1992-93 में बैंकिंग सिस्टम में समग्र सुधार को शुरू किया। ठीक है, और इसी से जुड़े हुए 3 कदम आते हैं। 3 कदम में पहला आप देखें कि 1993 में एसबीआई संशोधन अधिनियम के जरिए एसबीआई को पूंजी बाजार में उतरने की इजाज़त मिलती है। ठीक है, पूंजी बाजार में ये पैर रखता है और इसी अधिनियम के तहत एसबीआई 33% तक अपने शेयर को बेच सकता था। अब होता यह है कि 10 अक्टूबर 2007 को सरकार ने एसबीआई में अपने शेयर को 53% तक करने का प्रस्ताव पेश किया। और सरकार प्रस्ताव क्यों पेश करेगी वो तो ऐलान करती है, मतलब घोषणा करती है कि हम ऐसा कर रहे हैं, जिससे होता यह है कि बैंकों का पूंजीकरण किया जा सके।
तो 1994 में क्या होता है, ये दूसरा स्टेप आप देखिएगा। 1994 में राष्ट्रीयकृत जो बैंक हैं, मतलब सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीयकृत बैंक थे, उनको भी बैंकिंग कंपनी संशोधन अधिनियम के जरिए अपने 33% शेयर बेचकर पूंजी बाजार में उतरने की इजाज़त मिल जाती है। ठीक है, पूंजी बाजार में ये भी पैर रख सकते हैं। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी आरआरबी जो है, उनकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई। शुरुआत में इनकी संख्या 5 थी। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण जनता के घरों तक बैंकिंग की सुविधा का पहुंचाना। खासतौर पे जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ कोई बैंक नहीं है, कोई बैंकिंग की सुविधा नहीं है, लोग अवेयर तक नहीं है, वहाँ तक इन सुविधाओं को पहुँचाना, यही इनका उद्देश्य था। और केलकर कमेटी की सिफारिश थी, जिसको कि मानते हुए सरकार 1987 में, इस कमेटी को याद रखिएगा, 1987 में नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना बंद कर देती है। और उस समय इनकी तादाद बहुत अच्छी खासी हो गई थी, 196। ठीक है, थोड़ा सा नाबार्ड को देख लेते हैं। तो इसका उद्भव कैसे होता है। आयोजना प्रक्रिया के प्रारंभ से ही भारत सरकार के सामने एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अगर हमें गति देनी है तो जो संस्थागत ऋण है उसको मजबूत करना पड़ेगा, मतलब उसकी स्थिति पर काम करना पड़ेगा। मतलब भारत सरकार के कहने पे ही आरबीआई जो है उसने एक महत्वपूर्ण पहलू की गहन पड़ताल के लिए कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, मतलब यहाँ क्या होता है, सरकार पहले आरबीआई से सलाह मशवरा करती है और उसके बाद आरबीआई के माध्यम से ये काम किया जाता है कि जो यहाँ रिजर्व बैंक के द्वारा जो काम किया जा रहा है कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो संस्थागत ऋण की व्यवस्था है वो असल में क्या है, उसकी पूरी समीक्षा की जाए। और इसके लिए एक समिति का गठन किया जाता है और ये जो समिति है इसे क्रेफिकॉर्ड कहा जाता है। तो योजना आयोग भारत सरकार के योजना आयोग में भारत सरकार के जो पूर्व सदस्य थे, इनका नाम है श्री बी शिवरामन, इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी जो है गठित की जाती है। मतलब रिजर्व बैंक क्या करता है, यहाँ एक कमेटी बनाता है और ये 30 मार्च 1979 की बात है। कमेटी का काम होता है किसी पहलू की जांच पड़ताल करके उसकी रिपोर्ट देना। तो 28 नवंबर 1979 का समय था, अंतरिम रिपोर्ट इसकी सबमिट होती है और उसमें ये रेखांकित किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है कि जो ग्रामीण विकास है, ठीक है, जो ग्रामीण विकास है उससे जुड़े हुए ऋण के मामलों को एक अलग ढंग से देखना चाहिए, मतलब उनको देखने का अप्रोच ही अलग होना चाहिए, उसको अखंडित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वो सही दिशा में काम कर सके। और उस पर पूरा फोकस करने के लिए एक नई संस्था की आवश्यकता पड़ेगी और यहीं से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है नाबार्ड का, जो कि इस उद्देश्य की आकांक्षा को पूरा कर सके। तो संसद में 1981 का अधिनियम 61 जो है उसके माध्यम से नाबार्ड का गठन किया जाता है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसको कहा जाता है। और ये अनुमोदन होता है, मतलब गठन का अनुमोदन होता है पहले, ठीक है। और उसके बाद ये अस्तित्व में कब आता है, तो अस्तित्व में आता है ये 12 जुलाई 1982 को। यहाँ आप डेट देखिएगा, 1981 का अधिनियम है, अनुमोदन इसका होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, 12 जुलाई 1982 को ये अस्तित्व में आता है। और यह संस्था स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा 5 नवंबर 1982 को राष्ट्र की सेवा में समर्पित की गई। 100 करोड़ रुपए की आरंभिक पूंजी थी, पूछा जाता है। और इस पूंजी के साथ स्थापित यह बैंक चुकता पूंजी, मतलब इस बैंक की जो चुकता पूंजी है उसको आप देखें, 31 मार्च 2021 को इसकी पूंजी बढ़कर 15,080 करोड़ हो गई थी। मतलब शुरुआत इसने की थी 100 करोड़ से और अब जो 2021 तक की स्थिति है वो 15,080 करोड़ तक पहुंच गए थे। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच में शेयर पूंजी की हिस्सेदारी जो है इसमें संशोधन के बाद आज का जो समय है, नाबार्ड भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है, मतलब सरकार इस पे पूरा कंट्रोल करती है। अब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक विकास बैंक है, इसका नाम ही है डेवलपमेंट के लिए, तो ये डेवलपमेंट का बैंक है और प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर यह ध्यान अपना केंद्रित करता है। ये कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और कृषि के अतिरिक्त ये कौन से ऋण देता है, तो छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों, ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए भी ये काम करता है। और हाँ, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये सांविधिक निकाय है। विजन इसका क्या है, तो राष्ट्रीय समृद्धि के लिए इसे बनाया गया है, राष्ट्रीय विकास बैंक है ये। मिशन इसका मतलब विजन एक होता है जिसमें कि आप एक महत्वाकांक्षी योजना बनाते हैं और दूसरा मिशन होता है जो कि आप उस रास्ते पर चलते समय अपनी स्ट्रेटजी के तौर पे अपनाते हैं। तो यहाँ सहभागिता, संधारणीयता, समानता पर आधारित वित्तीय और गैर वित्तीय सहयोग, नवोन्मेषी चीज़ें, प्रौद्योगिकी और संस्थागत विकास के माध्यम से समृद्धि लाने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास का संवर्धन, मतलब एक समेकित विकास, संपूर्ण विकास, समग्र विकास ग्रामीण क्षेत्र का हो, कृषि क्षेत्र का हो, उसी उद्देश्य से इसे लाया गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं बेसल समझौता। तो बेसल समझौता यानी 1, 2, 3 ये 3 संधियों का एक समुच्चय है जो कि बैंक पर्यवेक्षक पर बेसल समिति के द्वारा तैयार किया गया है और ये पूंजी जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम के मामले में
बैंकिंग विनिमय पर सिफारिशें अवेलेबल कराने का काम करते हैं। बेसल दिशा निर्देश केंद्रीय बैंकों के एक समूह के द्वारा तैयार किया गया व्यापक पर्यवेक्षी मानकों को संदर्भित करता हुआ एक मानक है, जिसमें कि आप देखें कि बेसल समिति जो है ये मुख्य है, मतलब एक बैंकिंग पर्यवेक्षण पैनल इसे कहा जा सकता है। और जो BCBS है इसके द्वारा समझौते का एक सेट जो कि पूरी तरह से जोखिमों पर केंद्रित है। किस तरह का जोखिम है? तो मुख्य रूप से बैंकों और वित्तीय प्रणाली का ये जोखिम है। और इसी केंद्रित समझौते को या केंद्रीकृत जो कॉन्सेप्ट है इसी को बेसल समझौता कहा जाता है। अब ये बेसल नाम कहाँ से आया है? तो बेसल असल में स्विट्जरलैंड का एक शहर है जो कि ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी BIS का हेडक्वार्टर है। और समझौते का उद्देश्य क्या है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है बेसल समझौता, स्थान के नाम के आधार पे। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ये सुनिश्चित करना कि वित्तीय संस्थानों के पास अपने दायित्वों को पूरा करने और अप्रत्याशित नुकसान को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त पूंजी हो। अब इसमें बेसल फर्स्ट क्या है? देखिए, बेसल फर्स्ट जो है इसको 1988 में पेश किया गया था। ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, कानूनी दस्तावेज नहीं है। स्विट्जरलैंड के बेसल में BIS की बैंकिंग सर्वेक्षण बेसल समिति इसके सदस्य देशों के बीच में ये लागू होने के लिए बनाया गया था और लगभग पूरी तरह से क्रेडिट जोखिम पर ये आश्रित है। ठीक है, इसका जो पूरा आधार है वो क्रेडिट जोखिम पर केंद्रित है। और इसने बैंकों के लिए पूंजी और जोखिम भार की संरचना को परिभाषित किया। न्यूनतम पूंजी आवश्यकता जोखिम भारित परिसंपत्तियों के लिए 8% पर तय की गई और भारत में 1999 में जो बेसल दिशा निर्देश हैं उनको अपनाया गया। बेसल 1 वाले जो दिशा निर्देश थे उसको अपनाया गया। इसके बाद बेसल 2 है, ये 2004 में प्रकाशित होता है। 9% का इसमें टारगेट रखा गया जोखिम परिसंपत्ति वाला। और बैंकों के क्रेडिट के 3 प्रकार के जोखिमों की निगरानी, प्रबंधन में बेहतर जोखिम प्रबंधन और इनके उपयोग की आवश्यकता, प्रकटीकरण की आवश्यकता इत्यादि को बढ़ाना। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि जोखिम पर इसका भी फोकस था। बैंकों को जोखिम परिसंपत्तियों की जो 9% की न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता है उसकी आवश्यकता को बनाए रखने पर बल दिया गया। तो यहाँ जो 9% है उसको आप याद रखिएगा। इसके बाद है बेसल 3 और बेसल 3 सुधार उपायों का एक बहुत बड़ा समुच्चय है। इसका मकसद बैंकिंग क्षेत्र का विनिमय, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन है। दिशा निर्देश इसके 2010 में जारी किए गए थे और ये दिशा निर्देश 2008 के वित्तीय संकट के जवाब में पेश किए गए थे। मानदंड का उद्देश्य है अधिकांश बैंकिंग गतिविधियों जैसे उनकी ट्रेडिंग बुक गतिविधियों को बहुत ज़्यादा पूंजी गहन बनाना, ये पर्पज़ हो सकता है। इसके अलावा दिशा निर्देशों का ये भी उद्देश्य है कि 4 बैंकिंग जो मानदंड है जिसमें कि आपकी पूंजी आती है, उत्तोलन आता है, धन होता है, मतलब मनी, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा, और तरलता, इन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक लचीली बैंकिंग प्रणाली को बढ़ावा देना। और वर्तमान में भारतीय बैंकिंग प्रणाली जो है वो बेसल 2 का जो मानदंड है उसका अनुसरण कर रही है। ध्यान दीजिएगा, बेसल 3 का अनुसरण नहीं कर रही। यहाँ एक कॉन्सेप्ट था लिक्विडिटी ऑफ मनी, मुद्रा की तरलता। तो आइए देखते हैं कि ये तरलता असल में है क्या। इकोनॉमी को पढ़ते वक्त आप अक्सर M1, M2, M3 ऐसे करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम जो बातें कर रहे हैं उसमें हम M1 से M4 की ओर जाएंगे। और ऐसा अगर हम करते हैं तो धन की तरलता, मतलब जड़ता, स्थिरता और खर्च करने की क्षमता, उसमें कमी आएगी। और विपरीत दिशा में अगर हम बढ़ते हैं यानी M4 से M1 की ओर बढ़ते हैं तो इसमें तरलता में वृद्धि होगी। यानी हम सीधा चलें तो तरलता घटेगी और उल्टा चलें तो तरलता बढ़ेगी। तो यहाँ सारा खेल लिक्विडिटी का है। पहले हम देखेंगे नैरो मनी को और इसे कहा जाता है M1। ठीक है, M1 असल में है क्या? ये नैरो मनी होती है, मतलब संकीर्ण धन इसको कहा जाता है और ये बहुत ज़्यादा तरल होता है। ठीक है, इसकी तरलता, लिक्विडिटी ज़्यादा होती है और बैंक इस धन के सहारे कर्ज बांटने का काम नहीं कर सकते। ये एक दिक्कत है। उसके बाद आपकी ब्रॉड मनी आती है जिसे कि M3 कहा जाता है और M3 जो है इसमें शामिल धन को विस्तृत धन यानी ब्रॉड मनी कहा जाता है। यहाँ देखिए ये इकोनॉमी है, इसमें M3 सीधा आ गया और M3 जो है इसमें आपका ब्रॉड मनी इसको कहा जा रहा है, वो तो आप इसका अर्थ जान रहे हैं। इस धन के साथ, यानी यह धन जो है ये बैंक के पास एक ज्ञात समय के लिए होता है और इस पर वो अपना कर्ज बांटने वाला जो प्रोग्राम है उसको चलाते हैं। मुद्रा की आपूर्ति कैसे होती है? मनी सर्कुलेशन, मनी सप्लाई। तो आम बातचीत में धन की आपूर्ति का मतलब होता है कि आप धन का प्रसार कर रहे हैं, लेन देन हो रहा है और अर्थव्यवस्था में धन का जो प्रवाह हो रहा है उसी से हम कहते हैं कि मनी हमारी सर्कुलेट कर रही है। जैसे आप बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं तो पैसा वहीं खजाने में रखा नहीं रहता है, वो तो पूरे देश में घूमकर फिर वापस आ जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो कहने का मतलब ये कि बैंकिंग और ठेठ मौद्रिक प्रबंधन शब्दावली में M3 लेबल और M3 आपूर्ति को धन की आपूर्ति कहा जाता है, सीधे सीधे, ताकि समझने में आसानी हो। और जितने साधारण शब्दों में हम अपनी इकोनॉमी को समझेंगे उतना ही हमें आसानी होगी इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में।
इसके बाद है हाई पावर मनी, और ये क्या है? तो जो हाई पावर मनी है यानी उच्च शक्ति वाला धन, ये सभी देशों के केंद्रीय बैंकों के पास मुद्रा जारी करने की शक्ति के रूप में देखा जाता है। और केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी की जाने वाली मुद्रा को उच्च शक्ति वाला धन कहा जाता है, क्योंकि आमतौर पर इसके पीछे आरक्षित निधि का संबल होता है। ये अकेला नहीं होता, इसे सपोर्ट मिलता है, और उस आरक्षित निधि की गारंटी लेने वाला भी जो पक्ष है बड़ा मजबूत होता है, सरकार इसका पक्ष लेती है, और ये धन दूसरे सभी प्रकारों का स्रोत होता है। ठीक। और साख मूल्यांकन क्या है? क्रेडिट रेटिंग, इसको भी देख लेते हैं। तो कर्ज लेने वाले संभावित के कर्ज चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन ही क्रेडिट रिकॉर्ड शुद्धता क्षमता की शाख मूल्यांकन कहलाता है, यानी क्रेडिट रेटिंग कहलाता है। कर्ज लेने वाला व्यक्ति जो है वो कर्ज को चुका सकता है कि नहीं, उसकी कैपेसिटी क्या है, इसका आकलन करना अनिवार्य है। बैंक कम से कम ये सब तो देखता ही है पहले, तो उसी का मूल्यांकन करने का ये काम है, और इसको कहा जाता है क्रेडिट रेटिंग। ये हमने देखा। इसके बाद हम देखेंगे मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति असल में क्या होती है? तो कीमतों की सामान्य स्तर में जो बढ़ोतरी होती है और कीमतों के सामान्य स्तर में जो सतत वृद्धि होती है, या फिर आप कह लीजिए लगातार वृद्धि हो, अर्थव्यवस्था की कीमतों के सामान्य स्तर में कुछ समय से लगातार बढ़ोतरी हो रही हो, या सभी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हो। यहाँ कई तरह से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो हम कहेंगे कि महंगाई बढ़ रही है, जैसे इस समय बढ़ रही है। और ये मुद्रास्फीति की कुछ बहुत ही प्रचलित परिभाषा है, मतलब इसमें से कुछ भी हो रहा है तो असल में क्या हो रहा है? मनी इन्फ्लेशन हो रहा है, स्फीति बढ़ रही है। और अगर किसी एक चीज़ का दाम बढ़ रहा है, किसी एक चीज़ का, सभी चीज़ों का नहीं, किसी एक खास चीज़ का दाम बढ़ रहा है, तो हम नहीं कहेंगे कि ये महंगाई है। मुद्रास्फीति तब होती है जब ज़्यादातर चीज़ों का दाम बढ़ जाए। एक चीज़ का दाम बढ़ता है तो हम कहते हैं बड़ी महंगाई, लेकिन अगर सारी चीज़ों का दाम बढ़ रहा हो तो जनता बिलबिला जाती है, जैसे इस समय हो रहा है। तो ये है मुद्रास्फीति। और जब दामों के सामान्य स्तर में कुछ समय से गिरावट आ रही हो तो ये अवस्फीति हो। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, कुछ समय से, काफ़ी समय नहीं हुआ है, थोड़ा सा समय गुजरा है, गिरावट आ रही है तो हम कहेंगे कि ये अवस्फीति है, यानी महंगाई का विपरीत। और इसे डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है। सीधी बात है, वही ट्रांसलेट कर लिया गया। और मौजूदा अर्थव्यवस्थाओं में अवस्फीति या डिसइन्फ्लेशन जो है, इसको कीमतों में गिरावट के संकेतक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वजह यह है कि ये थोड़े समय का होता है, टिकाऊ नहीं होता। मुद्रास्फीति दर को मूल्य सूचकांक के आधार पर नापा जाता है, और ये मूल्य सूचकांक दो प्रकार के होते हैं, आपने इन्हें पढ़ा होगा। एक तो थोक मूल्य सूचकांक है WPI, और दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI। अब ये जो मूल्य सूचकांक है, ये मूल्यों के औसत स्तर को नापने का काम करता है। मतलब ये हुआ कि इससे किसी एक विशेष वस्तु का वास्तविक मूल्य आप नहीं मालूम कर सकते। ठीक है, कोई एक खास चीज़ का आप रियल प्राइस जानना चाहें, आप नहीं जान पाएंगे। मुद्रास्फीति दर सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन की दर होती है। नापेंगे कैसे? तो वो कैलकुलेशन का यहाँ फार्मूला दे रखा है। मतलब आप देखें कि वर्ष X मुद्रास्फीति दर के लिए बराबर हुआ मूल्य स्तर वर्ष X का, और मूल्य स्तर वर्ष X-1, और उसमें हम डिवाइड कर देंगे मूल्य स्तर वर्ष, यहाँ देखें आप, और इसमें से 1 घटा दिया और 100 से गुणा कर दिया। तो ये कैलकुलेशन का फार्मूला है, फिलहाल सूत्र नहीं पूछा जाता है, आप परिभाषा देखिए। यह दर प्रतिशत के रूप में दर्शाई जाती है। जो दर हम यहाँ पे इन्फ्लेशन की देखते हैं वो क्या होता है? परसेंटेज में होता है। हालांकि मुद्रास्फीति संख्याओं में भी आपको कहीं कहीं दिख सकती है, ये आवश्यक नहीं है कि हम हर जगह ये प्रतिशत में हो। मूल्य सूचकांक अनेक वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का एक भारयुक्त औसत होता है। तो ये सारा मामला था। इसके बाद हम देखेंगे विदेशी मुद्रा भंडार को, फॉरेक्स रिजर्व इसको कहा जाता है। अभी हमने पीछे देखा था कि विदेशी मुद्रा भंडार हमारा खाली हो गया था, इसलिए हम गंभीर विपत्ति में फंस गए थे। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के समय विशेष में कुल विदेशी मुद्रा को ही विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भंडार कहा जाता है। बाहर से जो पैसा आता है विदेशी मुद्रा के रूप में आता है। फॉरेक्स रिजर्व यानी फॉरेन, ये तो इसका शॉर्टकट है ना, फॉरेक्स रिजर्व, इसे पूरे नाम से जान लीजिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था की विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति होती है, जिसमें कि रुपया ही सिर्फ नहीं आता है, उसके अलावा, मतलब रुपये का तात्पर्य यहाँ करेंसी से है, तो डॉलर ही सिर्फ नहीं आएगा, सोना भी हो सकता है। इसके अलावा SDR और IMF में जो रिजर्व ट्रेंच हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। मतलब एक अर्थ में देखा जाए तो ये एक ऊपरी सीमा है जहाँ तक कोई अर्थव्यवस्था सामान्य समय में विदेशी मुद्रा का प्रबंधन कर सकती है। तो ये एक बात है। अच्छा, मूल्य ह्रास क्या होता है? और साथ में जब आप मूल्य ह्रास देखेंगे तो आपको अवमूल्यन भी देखना पड़ेगा। तो मूल्य ह्रास शब्दावली का प्रयोग घरेलू और विदेशी दोनों मामलों में आर्थिक क्षेत्र में किया जाता है। ये एक क्षेत्र का ही सिर्फ नहीं होता है। कुल मिलाकर किसी, अगर घरेलू क्षेत्र में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी भौतिक संसाधन के इस्तेमाल के दौरान अगर कोई वियर टियर हो रहा है यानी टूट फूट हो रही है तो उसको सूचित करने के उद्देश्य से किया जाता है।
और विदेशी क्षेत्र में ये घरेलू मुद्रा से किसी विदेशी मुद्रा के समक्ष होने वाले बाजार आधारित मूल्य की कमी को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इसका नापने का तरीका और देखने का तरीका अपने देश में और विदेश में अलग अलग होता है, वो चीज़ यहाँ पर दी हुई है। किसी मुद्रा की विनिमय दर में ह्रास तभी संभव होता है जब मुद्रा विनिमय दर निर्धारण की उत्प्लावित मुद्रा व्यवस्था के अंतर्गत होता हो, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद नंबर आता है अवमूल्यन। तो अवमूल्यन की परिभाषा बिल्कुल सीधी है, जब किसी मुद्रा के मूल्य में विदेशी मुद्रा के समक्ष आधिकारिक तौर पर मूल्य ह्रास कर दिया जाए, कीमतों में कमी कर दी जाए, तो यह कहलाता है अवमूल्यन। मतलब आधिकारिक मूल्य ह्रास ही अवमूल्यन होता है। अब यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट है राजकोषीय नीति का। राजकोषीय नीति का मतलब क्या है? सरकारी बजट, खर्च और कर नीतियों के उपयोग से जो कि व्यापक आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करती है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग, रोजगार, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास, ये सब शामिल होता है। और इन उपायों का मूल उद्देश्य होता है अर्थव्यवस्था को स्थिर करना। ठीक है, अर्थव्यवस्था को स्टेबल करना, स्टेबिलिटी में लाना, यही इसका पर्पस होता है। अब यहाँ टैक्स क्या है ये भी समझ लेते हैं। तो देश की स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय नीति का जब क्रियान्वयन किया जाता है तो उसमें जनता से एक निश्चित मात्रा में, निर्धारित मात्रा में कर वसूला जाता है, यानी मूल्य लिया जाता है, और ये देश के विकास में काम आता है। कर की सीधी परिभाषा है, बाकी जो है उसे आप देखें। तो राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन बजटीय घोषणाओं में किया जाता है, उसी के माध्यम से। और इसके 4 उपकरण होते हैं। पहला तो कर होता है, दूसरा आपका सार्वजनिक व्यय होता है, ऋण होता है और नई मुद्रा का निर्गमन होता है। ये सब कुछ इसमें शामिल होता है। और सरकार कर इसीलिए लगाती है ताकि जितने भी खर्चे वो करती है जनहित में, अपने लिए नहीं, तो वो जितने भी खर्चे हैं, जितने भी उसके उत्तरदायित्व हैं, उसे वो पूरा कर सके। तो कर सरकार को दिया जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान होता है। एक आमदनी की सीमा के बाद अगर आप कमाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो आपका पैसा जो है वो काला धन कहलाएगा। तो हालांकि अपने देश में काला धन बहुत लोगों के पास है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप कर चोरी कर रहे हैं तो आप देश के विकास में रोड़ा अटका रहे हैं, और ये एक अपराध है। तो अनिवार्य भुगतान ये होता है, और बदले में सरकार किसी प्रतिपूर्ति का वादा नहीं करती है। कोई रिफंड आपको नहीं होगा, जो दे दिया सो दे दिया। अब कर को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो प्रत्यक्ष है, दूसरा अप्रत्यक्ष है। आप जानते हैं इसके बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब प्रत्यक्ष कर जो है, इसमें ऐसा करापात या कराघात होता है। अब देखिए, करापात और कराघात, ये 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया। दोनों एक ही बिंदु पर होता है। ठीक है, दोनों का आक्रमण एक ही बिंदु पर होता है, और इसको प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। मतलब ये एक ऐसा कर होता है जो कि एक व्यक्ति या संगठन के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर उस संस्था को दिया जाता है जिस संस्था के द्वारा इसको लगाया गया है। सीधी परिभाषा भाई, प्रत्यक्ष कर है तो सीधा सीधा संबंध होगा। सरकार आपके ऊपर लगा रही है, सरकार को आप दे रहे हैं, आपको पता है कि किसने लगाया है और कितना लगाया है, ये भी मालूम है। ये छिपा हुआ नहीं होता है। जैसे कि एक व्यक्तिगत करदाता है, आयकर आपका हो गया, वो भी प्रत्यक्ष होता है। वार्षिक संपत्ति कर होता है, वास्तविक संपत्ति कर होता है, माफ कीजिएगा, व्यक्तिगत संपत्ति कर होता है। इसमें सरकार को सीधा ही आप पैसा चुकाते हैं। और प्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल हो सकते हैं, कंपनी कर होता है, मतलब कंपनी टैक्स होता है। इसके अलावा आयकर आपका है ही है, इनकम टैक्स, और ब्याज कर भी ऐसा ही होता है, व्यय कर होता है, संपत्ति कर भी ऐसा ही होता है। अप्रत्यक्ष कर तमाम है, ये छिपे हुए होते हैं, डायरेक्ट आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन टैक्स आपसे लिया जाएगा। ये 2 अलग अलग बिंदुओं पर होता है, मतलब कर लगाया कहीं और जाता है और वसूला कहीं और से जाता है। तो ये अप्रत्यक्ष होते हैं। और वस्तुओं और सेवाओं पर, मतलब ये एक ऐसा कर होता है जो कि वस्तुओं और सेवाओं पर उस ग्राहक तक पहुंचने से पहले अधिरोपित हो जाता है। मतलब ग्राहक के सामने वो सब नहीं लगाया जाता है, पहले से ही वो लगाया आता है। और अंततः जो खरीदा गया सामान या सेवा है, उसके बाजार मूल्य के हिस्से के रूप में अप्रत्यक्ष कर का भुगतान करना पड़ता है। मतलब जो उसका मार्केट प्राइस है, जैसे आपने एक बिस्कुट का पैकेट खरीदा, अब उस पर जो इनडायरेक्ट टैक्स लगा हुआ था वो आपसे अलग से नहीं वसूला जा रहा है, वो सामान की कीमत में इंक्लूड कर दिया गया। तो आम आदमी को पता भी नहीं चलेगा। जो जागरूक है वही जान पाएगा, या जो कम से कम टैक्सेशन के बारे में जानता है वही जान पाएगा। एक बच्चा जो है वो खुश होकर खरीद लाएगा कि 5 रुपए का बिस्कुट है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि उसके अंदर टैक्स भी इंक्लूड है, मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो साथ में लगा हुआ है। तो ये चीज़ें हमने देखी।